वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम रूफ के बारे में आपको बता रहे थे कि रूफ किस किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या रूफ में लगाते हैं। आज के टॉपिक में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने लिया एस्बेस्टस सीमेंट और जस्तीकृत लोहे की चादरों का स्तरण अर्थात बिछाना। क्या मैं एस्बेस्टस सीमेंट और जस्ते की लोहे की चादर हम किस तरीके से लगाते हैं। एसी तथा जीआई चादरों में पर्याप्त अंतर है, लेकिन दोनों चादरों का छत पर बिछाने की मुख्य विधि लगभग समान है। चाहे वो एसी सीट हो या जीआई सीट हो, दोनों का बिछाने का जो तरीका है वो एक ही है। एसी चादरों को बिछाने में इनके टूटने और चटकने का डर रहता है, इसलिए इनको बिछाने में अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। एस्बेस्टस सीमेंट और एसी चादरों को बिछाने में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। छत से वर्षा का पानी लीकेज होने लगता है, तो एसी जो सीट होती हैं, एस्बेस्टस सीट जो होती हैं, ये हमारी बहुत नाजुक होती हैं और इनको अगर थोड़ा ऊपर से आप नीचे गिरा दें तो वो टूट भी जाती हैं। इसलिए एस्बेस्टस सीट जो है लगाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर जीआई सीट की बात करें तो ये काफ़ी मजबूत होती हैं, इनको आसानी से बिछाया जा सकता है, बट ये गिरने पर भी नहीं टूटती। चादरों को हवा का विरुद्ध दिशा में एक किनारे से बिछाना शुरू करना चाहिए और चादरों को बाएं से दाएं की तरफ बिछाने की विधि निम्न प्रकार है। सबसे पहले ओलती पर चादर बिछाई जाती है। ओलती बिछाई जाने वाली प्रथम चादर बिना कटी पूर्ण चादर होती है, लेकिन शेष चादरों का ऊपरी बायां कोना कटा होता है। चादरों के मध्यवर्ती पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति की पहली चादर, निचला दायां कोना कटा होता है। शेष चादरों के निचले दाएं कोने तथा ऊपरी बाएं कोने कटे होते हैं। सबसे ऊपर की पंक्ति में अंतिम चादर को छोड़कर शेष चादरों के निचले दाएं कोने कटे होते हैं। अंतिम चादर बिना कटी पूर्ण चादर बिछाई जाती है। चादरों के कोने केवल ऐसी चादरों में ही काटे जाते हैं और जीआई चादरों को कोने काटने की आवश्यकता नहीं होती है। एसी चादरों के कोने इसलिए काटे जाते हैं ताकि वहाँ पर चादरों के कोने मिलते हैं और वहाँ पर पानी जोड़ों से न आ पाए। अगर एसी चादरों के कोने नहीं कटे होंगे तो जॉइंट के स्थान से छत चूने लगेगी। कैंची में पर्लिनों की स्थिति इस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि चादरों के जोड़ों के स्थान पर पुर्लिन आ जाए और एक पर्लिन चादर के मध्य में भी होनी चाहिए। चादरों में छिद्र करके उनको जस्तीकृत लोहे के बने जे बोल्ट और हुक बोल्ट द्वारा पुर्लिन में फंसा दिया जाता है और बोल्ट फंसने के बाद इसमें एक बिटोनी वाशर और उसके ऊपर एक जस्तीकृत लोहे का वाशर लगाकर नट कसा जाता है। बिटुमनी वाशर से बोल्ट के लिए चादर में बना छिद्र जलरोधी हो जाता है और रिज पर एक टोपी लगाई जाती है ताकि काठी से वर्षा का पानी न आए। चादर बिछाने में निम्न सावधानी होनी चाहिए। तो तमाम अरेंजमेंट हम करते हैं ताकि वर्षा का पानी अंदर की ओर ना आ सके। एसी चादरों की चिकनी सतह होने पर एसी चादरों की ऊपरी सतह चिकनी होनी चाहिए और इन चादरों के एक कोने पर टॉप लिखा होता है। चादर बिछाते समय ये सिरा काठी की तरफ का होना चाहिए
और जीआई चादर को दोनों सतह पर सब साइडें एक सी होती हैं और इन्हें कैसे भी बिछाया जा सकता है। एसी सीट जो होती है उस पर लिखा हुआ होता है टॉप, और जो हमारी जीआई होती है वो दोनों दोनों तरफ से एक सी होती है, उसको हम किसी तरफ से भी बिछाया जा सकता है। चादरों की लंबाई चौड़ाई में आने वाले जॉइंट पर ओवरलैप होना चाहिए। अगर हमने एक सीट इस तरीके से डाल रखी है तो दूसरी सीट हमें इसके ऊपर लेनी चाहिए, ताकि ओवरलैप होने से क्या है, ओवरलैप होने से पानी अंदर की ओर नहीं जाएगा। एसी और जीआई चादरों में लंबाई में चढ़ाव 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। जीआई और एसी बिग सिक्स साइडों के जॉइंट पर चढ़ाव 1/2 नालिका के बराबर होना चाहिए, लेकिन एसी ट्रेफोर चादरों में साइड चढ़ाव 1 नालिका के बराबर रखा जाता है। तो ये हुक बोल्ट है जो हम हमेशा ऊपर से लगाते हैं। हुक बोल्ट, जीआई वाशर, नट, बिटुमन वाशर। बिटुमन लगाया, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, बिटुमन के बाद जीआई वाशर लगाया, फिर हमने नट कसा, हुक बोल्ट। ये हुक बोल्ट, बिटुमिन वाशर, नट। तो जब भी हम किसी सीट को इंस्टॉल करते हैं तो जो उसका ऊपरी सिरा है उसके अंदर से हम बोल्ट निकालते हैं, ताकि वहाँ पे पानी का अंदर की ओर फ्लो ना हो सके। चादरों को पुलिंग से संबंध करने के लिए बोल्ट के लिए छिद्र नाली के शीर्ष पर किया जाना चाहिए। एसी चादरों में जो होल है सावधानी पूर्वक ड्रिल से करना चाहिए, उन्हें चादर का फटने का डर रहता है। अगर ड्रिल से हम करेंगे छेद तो क्या होगा कि उसका फटने का डर नहीं रहेगा। अगर कोई हमारे पास एसी सीट है और उसके अंदर एक ग्रुप्स भी बना हुए हैं इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, ड्रिल से छेद करेंगे, ताकि कोई अगर हैमर से करेंगे, हथौड़े से करेंगे तो हो सकता है कि पूरी सीट फट जाए। इसलिए हमें हथौड़े से न करके ड्रिल मशीन से करते हैं। तो चादर में बनाया गया छिद्र बोल्ट के व्यास से लगभग 3 mm बड़ा होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के बोल्ट जो यूज किए जाते हैं, छतों में यूज होने वाले बोल्ट, ये हुक बोल्ट है। जीआई वाशर, बिटुमिन वाशर हम लगाते हैं, और इस तरीके से ये भी बोल्ट हैं, ये भी बोल्ट हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी जो फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा है जिसके ऊपर हम बोल्ट लगा रहे हैं। चादरों में बोल्ट को आरंभ में हल्का कसा जाना चाहिए। जब काफ़ी चादरें लग जाएं तो उनको अच्छी प्रकार से कस देना चाहिए। पर्लिन पर बोल्ट को अधिक नहीं कसना चाहिए, ऐसी चादरों में अन्यथा उनको चटकने का डर रहता है। काठी टोपी को काठी पर्लिन पर कसा जाना चाहिए, और चादरों को बिछाने की व्यवस्था दिखाई गई है।
ये चढ़ाव की पोजीशन दिखा रखी है उन्होंने, ये दिखा रखी है डॉट डॉट, यानी कि जब हम किसी शीट को इस तरीके से लगाते हैं और इसके ऊपर हम एक और शीट रख दें तो हमें जो इसका व्यू दिखाई देगा वो रियल में ये दिखाई देगा, डॉट डॉट दिखाई देना चाहिए। इससे ये मालूम होता है कि हाँ इसके नीचे भी एक सीट हमने लगा रखी है। तो ये सी किनारा है और ये सीट्स हमने डाल रखी हैं इस पर, तो उन्होंने एक सीट का एक फिगर दिखाया है। हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ, यानी कि जो छतों का उष्मारोधन, जो छत हमारी होती है वो कैसे कैसे हीट को रोक पाती है। छतों का उष्मारोधन, हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ, मौसम के का टेम्परेचर का सबसे तीव्र प्रभाव खुली छतों पर पड़ता है क्योंकि छतें शीर्ष पर होती हैं और कंप्लीट खुली छत खुली रहती हैं, इस पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। किसी बिल्डिंग में छतों से काफ़ी ऊष्मा आती है। ऊष्मा की मात्रा छत के प्रकार, छत की ऊंचाई और मोटाई पर निर्भर करती है। GI चादर वाली छतों में ऊष्मा का आवागमन अधिक होता है क्योंकि यह ताप की सुचालक होती हैं और इसकी मोटाई बहुत कम होती है। इसी चादरों वाली छतों में काफ़ी ऊष्मा आती है। टाइल्स वाली छतों से अपेक्षाकृत काफ़ी कम ऊष्मा आती है क्योंकि टाइलें मिट्टी की बनी होती हैं और मोटी भी होती हैं, जिससे इनका ऊष्मा प्रतिरोधक काफ़ी हाई होता है। चपटी छतों से भी काफ़ी कम ऊष्मा आती है। ऐसी छतों वाले बिल्डिंग में जिनमें ऊष्मा का आवागमन अधिक होता है, गर्मी बहुत गर्मी और जाड़ों में बहुत ठंड हो जाती है और छतों का ऊष्मारोधन करना आवश्यक है। तो क्या है कि जब हम किसी छत पर अगर हम टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स मिट्टी की मोटी होती है तो वो ऊष्मा को काफ़ी हद तक रोकती है। सीमेंट कंक्रीट की है तो वो भी एक लिमिट तक रोकती है, और अगर हमारी स्टील की कोई छत है तो वो ऊष्मा को नहीं इतना नहीं रोक पाती है। इसलिए ऊष्मा का जो है, छतों का जो ऊष्मारोधन है, हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ, तो हालांकि छत हीट को रोकने का कार्य करता है, मगर जो छतें उसमें की सुचालक हैं कुचालक हैं तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से उनको ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती हैं, किस तरीके से वो ट्रांसमिट करती हैं। चपटी छतों का ऊष्मारोधन, चपटी छत यानी कि जो फ्लैट रूफ होती है उसका ऊष्मारोधन क्या है। चपटी छत यानी कि फ्लैट छत, छत की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए और ऊंची छत उसमें वायु स्थान ऊष्मा के प्रभाव को काफ़ी कम कर देता है। इसलिए ऊंची छत वाले कमरे गर्मियों में अपेक्षाकृत ठंडे और सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। चपटी छतों में सीमेंट कंक्रीट स्लैब वाली छतों का हीट इंसुलेशन न्यूनतम होता है। इन छतों का ऊष्मारोधन बढ़ाने के लिए ऊपर वाली सतह पर 4 सेंटीमीटर मोटी चिकनी मिट्टी की परत बिछा दी जाती है। इस परत को इंसुलेशन लेयर कहते हैं। इस लेयर के ऊपर सामान्य जलरोधी उपचार किया जाता है और उस जलरोधी उपचार के लिए चपटी छतों का ऊष्मारोधन भी इसी प्रकार भी किया जा सकता है। बहुत गर्म और बहुत ठंडे क्षेत्रों में रोधन परत की मोटाई आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
अगर आपको हीट और ज़्यादा रोकनी है तो आप जो रूफ डालते हैं उसकी थिकनेस बढ़ा दें, तो वो कहीं ना कहीं उसमें वो काफ़ी हद तक रोकेगी। चपटी छतों के लिए सजावटी छतें, सेलिंग। सजावटी छतें लगाने से भी छत का ऊषा रोधन बढ़ जाता है, और लेकिन सजावटी छतें सामान्यतः सजावट के उद्देश्य से लगाई जाती हैं, न कि उसमें रोधन के उद्देश्य से। अगर नीचे कोई सीलिंग वगैरह लगवाता है छत में, तो वो भी कहीं ना कहीं हीट हमारी रोकती है, और उसका मेन कार्य सजावट करने के लिए होता है, ना कि उसका हीट को रोकने के लिए। हीट को रोकने के लिए सबसे बेहतर ये है कि हमें मोटी लेयर डालनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो मिट्टी डाल दें छत पे, ताकि हीट का ट्रांसफ़र ना हो सके। हीट इंसुलेशन ऑफ स्लोपिंग रूफ। ढलवा छतों की मोटाई बहुत कम होती है, और इसके साथ इनका क्षेत्रफल भी अधिक होता है, इसलिए इन छतों का ऊष्मा का आवागमन अधिक होता है, और इन छतों का ऊष्मा रोधन आवश्यक होता है, विशेषकर आवासीय भवनों में। एक औद्योगिक वर्कशॉप की छतों में सामान्यतः कोई ऊष्मा रोधन उपचार नहीं किया जाता है, लेकिन ये छतें काफ़ी ऊंची बनाई जाती हैं, जिससे फर्श तल पर ऊष्मा के आवागमन का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। टाइलों वाली छतों का ऊष्मा अवरोध काफ़ी अधिक होता है, इसलिए बिल्डिंगों में इन छतों पर कोई ऊष्मा रोधन उपचार नहीं किया जाता है, और एसी और जीआई छतों की छतों में ऊष्मा रोधन उपचार की आवश्यकता होती है। अगर जिस छत पर हम टाइल्स लगाते हैं तो उसका ऊष्मा रोधन बहुत हाई होता है, लेकिन एसी और जीआई चादरों की छतों में ऊष्मा रोधन उपचार की आवश्यकता होती है। जीआई चादरों की छतों पर ऊष्मा रोधन के लिए जो जीआई चादरों की छतों पर ऊष्मा रोधन के लिए टाइल्स बिछाई जाती हैं। नालिकाओं के सीड्स 4x4 सेंटीमीटर खंडों के बैटन्स 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के अंतरालों पर लगा दिए जाते हैं, और इन बत्तों को चादर व पर्लिन पर पेजों से अच्छी प्रकार कसा जाता है, और इन बत्तों पर सामान्य प्रकार की टाइलें बिछा दी जाती हैं। औद्योगिक बिल्डिंग में एसी और जीआई चादरें छतों में ऊष्मा रोधन के उद्देश्य से सजावटी छत भी लगाई जाती है, जिससे ऊष्मा के रोधन के साथ साथ सजावट में वृद्धि होती रहती है। अगर जिस छत में टाइल्स लगा हुई है तो वो काफ़ी हद तक हीट को रोकती है, और तो हम एसी और जीआई चादरों का जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं उसके लिए अलग से भी ट्रीटमेंट करना होता है, ताकि हीट को रोका जा सके। छतों का चवन के प्रति उपचार, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट ऑफ रूफ। मोस्टली जितनी भी छतें हैं, चाहे वो आरसीसी की हों, चाहे टाइल्स की हों, चाहे मिट्टी की हों, चाहे एस्बेस्टस की चादरों की हों, तो कहीं ना कहीं वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की ज़रूर आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक सीट से पानी ज़रूर नीचे की ओर आने लगता है। वर्षा का भी तीव्रतम प्रभाव छतों पर ही होता है, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, जो भी छत होगी पानी उस पर ही आकर गिरेगा। सबसे ज़्यादा पानी का जो प्रभाव होता है वो छत पे ही होता है। अगर छत के निर्माण में कोई कमी होती है तो उसको ठीक उपचार नहीं होता है, और छतों से पानी की व्यवस्था हो पानी का चवन यानी कि बट पानी प्रूफिंग होने लगती है, और छत से वर्षा के पानी का चयन रोकने के लिए पर्याप्त उपाय और उपचार किए जाने चाहिए। क्योंकि कोई भी छत हो, हर छत से पानी ज़रूर
टपकने लगता है। इसलिए वाटर प्रूफिंग एक बहुत बड़ा विषय बन गया है किसी भी छत का पानी रोकने के लिए। चपटी छतों का जलरोधी उपचार, यानी कि जो हमारे पास फ्लैट रूफ है, तो फ्लैट रूफ के लिए वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। तो वाटर फ्लैट रूफ के लिए ढलवा छतों की अपेक्षा अधिक मोटे और महंगे जलरोधी उपचार की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए पदार्थ इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे जलरोधन के साथ साथ हीट इंसुलेशन भी मिले। फ्लैट छतों पर पानी का इकट्ठा होने की संभावना रहती है, जो नमी और प्रूफिंग का मुख्य कारण है। इसलिए छत का जल निकास व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और छत में पर्याप्त ढाल दिया जाना चाहिए और जल निकास के लिए वर्षा जल पाइप लगाए जाने चाहिए। आरसीसी और आरवी स्लैब की छतों में 1:60, 1:40 का ढाल पर्याप्त रहता है। ये जो रेशियो है 1:60, 1:40 का ढाल, ये ढाल स्लैब और समापन उपचार कुछ स्लैब कुछ ट्रेचिंग में दिया जा सकता है, सामान्यतः ट्रेचिंग में ही दिया जाता है। जल निकास के लिए सामान्य रूप से 30 वर्ग मीटर छत क्षेत्र के लिए 10 सेंटीमीटर व्यास का एक पाइप पर्याप्त रहता है। ट्रेचिंग करने पर छत का वाटर प्रूफिंग के साथ साथ हीट इंसुलेशन भी हो सकता है। हीट इंसुलेशन भी अगर जल निकास के लिए आवश्यक ढाल छत की स्लैब में ही दिया जाए या ऐसी परिस्थिति में जहां ऊष्मा अवरोधन की कोई आवश्यकता न हो, वहां पर जलरोधी उपचार सीधे स्लैब के ऊपर ही किया जा सकता है। इससे छत पर गर्म बिटुमिन का लेप करके उसके ऊपर बिटुमिन फैल बिछा दिया जाता है और बिल्डिंग के प्रकार और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ये उपचार 4, 6 या 8 कोर्सेस में किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में 4 परत वाला उपचार पर्याप्त रहता है। तो ये एक तरीके से चपटे हैं जो फ्लैट रूफ का जो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिखाया। आरसी स्लैब है, बिटुमिन लेप लगाया है, चूना कंक्रीट का डाला है, तो वाटर का फ्लो इस तरीके से होगा। और यहाँ से ये उन्होंने 15 सेंटीमीटर व्यास का पाइप निकाला और जो बाहर की ओर पानी जा रहा है। तो जब भी हम किसी भी रूप से कोई पानी ड्रेनेज और वाटर निकालें तो एक पाइप के ज़रिए निकालें, क्योंकि मोस्टली देखते हैं तो लोग सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से पतलाना दिया, पानी निकाल दिया। तो वो पानी के प्रेशर से क्या होता है, यहाँ की जो फाउंडेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले रूफ पर 1.2 किग्रा प्रति मीटर की दर से गर्म बिटुमिन का लेप किया जाता है और गर्म बिटुमिन पर हैशिंग बेस्ड फेल्ट की एक परत बिछा दी जाती है और नमदे की चादर की लंबाई और चौड़ाई में चढ़ाव करीब 10 से 75 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। गर्म बिटुमिन की लेयर पर छोटी माप की हमारे देश में जलरोधन के लिए अन्य कुछ प्रचलित समान उपचार ट्रेचिंग निम्न है। लाइम कंक्रीट एंड टाइल और मड पक्का विधि विद टाइल ट्रेसिंग। तो ये कुछ ऐसे हैं जो वाटर प्रूफिंग में काम आते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।